नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के चुनावों में तारीख का ऐलान हो चुका है और तारीख के साथ ही बीजेपी की लिस्ट बड़ी, जैसे दिवाली आ रही है, सुपर बम्पर जो पुरस्कार मिलने वाले हैं, उसी तरह से राजस्थान के लिए आज 2 बड़ी खबरें। पहले सुबह 12 बजे खबर आई कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी किससे पहले लिस्ट निकालने की बात लगातार कर रही थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने श्राद्ध पक्ष होते हुए भी अपनी पहली लिस्ट आज जारी कर दी। इस बीच राहुल गांधी ने देश की राजनीति में ओबीसी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि वो क्यों नहीं एक्सरे करवाते हैं पूरे देश की राजनीति का, देश की समाज में जिस तरह के जिस वर्ग से लोग आते हैं उसका आकलन क्यों नहीं करते हैं। लेकिन अभी चर्चा, बहस, मुद्दा, सबसे बड़ी खबर, हेडलाइन, राजस्थान की पहली लिस्ट जिसमें सांसदों से लेकर जिस तरह के नामों को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की इस लिस्ट के क्या मायने हैं, क्या इसके नतीजे जो है उन पर असर होगा। आज अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अर्चना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, गोविंद सिंह छिपा बीजेपी के प्रवक्ता और रवि कुमार सिकदर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद जी, बाजी मार ली आपने, श्राद्ध पक्ष की भी अनदेखी कर दी गई है। देखिए, इसमें कोई श्राद्ध पक्ष का तो इसमें कोई विषय ही नहीं है। ये तो जब चुनाव आयोग ने तिथि जारी कर दी तो हमें अपनी लिस्ट निकालनी थी। तो श्राद्ध का हमें कोई दुकान थोड़ी खोलनी है, हमें कोई प्रतिष्ठान थोड़ी अभी करना है। ये तो एक प्रक्रिया है। तो श्राद्ध पक्ष तो ये भी एक श्राद्ध का मतलब है कि श्रद्धा। तो ये तो कुछ बातें चला दी हैं कि श्राद्ध पक्ष में ये नहीं करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में वो नहीं करना चाहिए। सारे काम होते हैं श्राद्ध पक्ष में। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम? नहीं, आप बोलिए, मैं आपको सुन रही हूँ। नहीं, आप बोल रहे थे तो इसलिए हमारे लिए ये श्राद्ध पक्ष का कोई ये विषय हमारे लिए नहीं है जी। और जो पहली लिस्ट है वो देखकर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में क्या प्रतिक्रिया है? मेरे लिए बहुत अच्छी है। हम जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे 150 सीटों के साथ। ये 41 की लिस्ट में अच्छा क्या है वो बताइए आप। इम्पोर्टेंट नहीं, बात क्या है, हेडलाइन क्या है आपके लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से? देखिए, 41 की लिस्ट आ गई है। अब इसमें आप जो जानना चाह रहे हैं कि सांसदों को उतारा है, आप जानना चाह रहे हैं कि इसको नहीं दिया, उसको क्यों नहीं दिया, ये पार्टी के आधार पे पार्टी निर्णय करती है। मैंने आपसे निवेदन किया कि जो लिस्ट बड़े मंथन के बाद जो मैडम पूछ रही है लिस्ट के गुण बता दीजिए। आप तो गुण पूछ रहे हैं मैडम। तो इसलिए ये कोई न तो कोई श्राद्ध पक्ष का विषय है, न कोई लिस्ट का। एक चुनावी प्रक्रिया आते हैं, हम इसमें चुनाव जीतेंगे। अरे गोविंद जी, आपने तो ऐसे लग रहा है मेरे माथे पे एक्सरे लगा दिया कि आप बोल रहे हैं कि आप ऐसा जानना चाह रहे हैं। मैंने तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा कि 41 की लिस्ट में, रवि जी बोलने दीजिए ना। इस 41 की लिस्ट में आप अपने लिहाज से जो लिस्ट है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, आप क्या सोचते हैं इस लिस्ट को देखकर, ये बताइए ना। नहीं, इसमें देखना समझना क्या है। पार्टी की लिस्ट आई है, हमको चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव जीतना है। इसमें आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ये बताइए मैडम। कोई बात नहीं है। रवि जी आप बताइए, चलिए आप बताइए पार्टी की लिस्ट। क्या बताएंगे? इनकी तो लिस्ट है, अभी तो माथाफोड़ हो रही इनके। अब आप गोविंद जी आपका मौका मिल गया था, बड़ी बात है। आप गोविंद जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। रवि जी बताइए, पहली प्रतिक्रिया लिस्ट देखने के बाद आपकी। जी, सबसे पहले तो मैं मुख्य निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि उन्होंने हमें लोकतंत्र का महापर्व बनाने की तिथि सुपुर्द कर दी है। साथ ही आप बात करें कि आज राजस्थान को 2 बड़ी खबरें मिली है कि एक तो चुनाव की तिथि हो गई और एक बीजेपी की सूची आ गई।
तो बीजेपी की सूची कितनी बड़ी खुशखबरी है, वो उनके प्रवक्ता के माध्यम से आपको पता चली गया होगा। इनके प्रवक्ताओं में भी कितनी धूमधाम है, कितने उत्साहित है इस आपने जो सूची को सवाल देखने। पूछा है ना, उसका जवाब दीजिए अगर आप दे सकते जी हो। मैडम, मैं उसी पे आ रहा हूँ मैडम, रिदम तो पकड़ने दीजिए। तो क्योंकि मैं जी तो बोले। अब बात करेंगे सूची की, बोलो, तो आप कॉमेडी सूची शो को थोड़ी ऊपर हो से, रहा है, आप अपनी बात रखिए ना। वो आपके हाव भाव से दिख गया था कि कॉमेडी ही करने आए हैं आप, व्यक्तिगत ऐसी बातें ना करें। तो मैडम मैं इस लिस्ट की बात कर रहा हूँ, जैसा मैंने इस लिस्ट को देखा अभी, और 41 नाम इसके अंदर हैं, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि युवाओं को बिल्कुल नकारा गया है। महिलाओं की बात जो कर रहे थे 41 में से 3 या 4 महिलाओं को, वो भी उन महिलाओं को जो पहले से ही बहुत आगे पहुंच चुकी, जो धरातल के स्तर की बात करते हैं, ये कहीं पर भी माता शक्ति को नहीं दिखाया गया है। साथ ही मुझे नहीं लगता कि इस सूची में इतना बड़ा कुछ है, ये जितना जल्दी लेकर आए हैं ना, ये वो 40-41 हैं जो जितना बस जल्दी रवि जी, लेकर आए रवि उतना जी, जल्दी फ्री दो हो बहुत जाएंगे। सुंदर बातें की आपने रवि जी, बहुत टू द पॉइंट बात की। पहली, इसमें युवाओं की कमी है। दूसरी, जी इसमें महिलाओं की कमी है। अब आप जी इनके सोच समझ विचार उसका विश्लेषण मत करिए, हम सीधे लिस्ट की बात कर रहे हैं। अभी जो जी लिस्ट आई है वो क्या संकेत देती है, उससे क्या चुनाव पर असर होगा, चुनाव उससे कैसे आगे बढ़ेगा, ये बात हो रही है। तो लिस्ट पर जो प्रतिक्रिया है उस पर कोई और बात आपको बतानी है? जी बताना चाहूंगा कि सूची में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हड़बड़ाहट है। हड़बड़ाहट के आधार पर इन्होंने जल्दीबाजी में फेंक फाक के फ्री कर दिया कि हमारे से ये धड़ल्ला जो रखा हुआ बोझ है ये फ्री हो जाए, क्योंकि ये आप देख ये सकते हैं। आपका जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है वो सोच समझ कर नहीं दिया हुआ, क्योंकि बीजेपी लिस्ट ऐसे नहीं जारी कर सकती है। बीजेपी मैडम बीजेपी चुनाव ऐसे जी, चुनाव चुनाव प्रबंधन के लिए जिस बीजेपी को जाना जाता है, अगर आप लिस्ट के नामों को पढ़कर ये बात बोल रहे हैं या बिना पढ़े बोल रहे हैं, एक बार इस नहीं पर मैडम, मैंने जरूर। पूरे के पूरे 41 नाम पढ़े हैं और देखा है, उनको भी देखा है, उन नेताओं को भी देखा है कि जिनमें से 7 सांसद हैं। देख लीजिए, शायद 7 सांसदों के नाम है, ये वही 7 सांसद हैं जो सांसद होते हुए राजस्थान में कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। और ये सिर्फ और सिर्फ हड़बड़ाहट है कि हम सांसदों को उतार कर कुछ तो कर लेंगे। आपके हिसाब से और कब तक आनी चाहिए थी कि हड़बड़ाहट नहीं दिखती? तो इनके पास रोक के रखने के लिए कुछ था ही नहीं, ये तो वही हो गया कि पहले जारी कर देंगे तो पहले वापस निपट कर आ जाएंगे, तो ये वाली चीज है। ये 12 बजे पहले से निपटने वाले 41 लोग हैं। और अब देख लीजिए, इसमें कहीं पर भी आप खुद देख लीजिए कि प्रतियोगिताओं में नाम है ही नहीं। जिन जिन विधानसभाओं से जो जो नाम सामने आए, वो कहीं पर भी वहां पर टक्कर में नहीं है। सबसे बड़ी बात मैंने जो ऑब्जर्व की है, क्योंकि धरातल पर हम लोग रहते हैं, और आप ठीक है, ये कितनी प्रवक्ता जी को हड़बड़ाहट आपने की जैसा लिस्ट सुना, है, देखिए देखिए इस सुनिए, पर हम। प्रवक्ता जी को आपने जैसे सुना, जैसे इनकी सूची तैयार होके आई है, वैसे इनके प्रवक्ता जी यहाँ तैयार होके आए, इनको खुद को नहीं पता इनकी सूची में है। प्लीज 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 प्लीज, ये आपका विषय नहीं है वो कितना तैयार होके आए हैं। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, मैं आपकी सर्कस बात में वापस बाहर नहीं है ना आऊंगी। मैडम। प्लीज प्लीज रवि जी, बस। श्याम सुंदर शर्मा जी, पहली प्रतिक्रिया लिस्ट को देखने के बाद आप। देखिए मीना जी, मैं कुछ दिन पहले आपके साथ चर्चा कर रहा था, जो नाम अपन बोल रहे थे वो काफी नाम आपके सामने आ गए, और पहली सूची में 7 सांसदों को उतारने का मतलब है कांग्रेस के प्रवक्ता जी, आपको सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छे उम्मीदवार ला करके खड़े किए, चाहे भले ही सांसदों को लाके खड़ा किया। इनको पता था कि भैरू सिंह जी के परिवार का टिकट काट देना ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला निर्णय है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का। जब प्रधानमंत्री जी जयपुर में आए थे आम सभा करने, सरदेव भैरू सिंह जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी, और ये शताब्दी वर्ष बना रहे हैं बीजेपी वाले। और उसके बाद अगर उनके दामाद का टिकट काटा जाता है तो फिर क्या कुछ करना चाहते हैं मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये बहुत। और देखिए वहां पे उतारा किसको है, उतारा जयपुर की राजघराने की पूर्व राजकुमारी दिव्या कुमारी को। और देखिएगा वो जयपुर में आई हैं, और कहाँ छोड़ के आई हैं, पहले तो देखिए सवाई माधोपुर गई थी, जयपुर राजघराना सवाई माधोपुर ससुराल गई थी, जब ससुराल छोड़ दिया तो गई थी राजसमंद। अब राजसमंद से लौट करके वो यहाँ आ गई है जयपुर में। जयपुर में पहले हवा महल की बात चल रही थी, फिर कह रहे थे किशन पोल उतारा जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से उतारा है उनको विद्याधर नगर में राजपूत समुदाय रहता है वहां पर निश्चित तौर पर। और देखिए राजपाल सिंह शेखावत जिस तरीके से वो क्या नरपत सिंह राजवी जिस तरीके से, देखिए भैरू सिंह जी चित्तौड़ से लाए थे, उन आप चित्तौड़ में विधायक रहे हैं, वो लाए थे यहाँ पर कि भाई यहाँ से, और उन्होंने उपराष्ट्रपति रहते हुए उनको जिताने के लिए जो यत्न किए थे आपने भी देखे मैंने भी देखे।
अब इनको पता नहीं, कांग्रेस के इनके प्रवक्ता पता नहीं, मैंने देखा उन्होंने कितना सहन करके कि भाई मुझे कोई भी बदनामी झेलनी पड़े लेकिन मैं अपने दामाद को जिता के रहूंगा, और जीते हो। और दिखेगा आज भैरू सिंह जी के साथ साथ वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं, आपको मालूम है, राजपाल सिंह शेखावत। और जिस दिन जेपी नड्डा आए थे, वो जेपी नड्डा के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, वो अपना कार्यक्रम कर रहे थे। तो ये देखिएगा, ये संकेत देते हैं कि आप देखिए भैरू सिंह जी को के परिवार को अगर टिकट काट सकते हो, यदि वसुंधरा राजे के परिवार का मतलब उसके समर्थन का टिकट काट सकते हो, तो क्या परिणाम आती है। अब देखिए गोविंद सिंह डोटासरा चिंतित है, वहां पर किसको उतारा गया है? सुभाष महरिया को उतारा गया है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। अब देखिए अगर सुभाष महरिया को उतारा गया है, प्रेम सिंह बाजोर पीछे से सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये तो अब अभी कांग्रेस प्रवक्ता को मालूम पड़ेगा, कहीं चुनाव में दिक्कत नहीं आ जाए। गोविंद सिंह जी डोटासरा जो बार बार जीत के आ रहे हैं, अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे मुझे नहीं पता, जीतना चाहिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको एक अपने दायरे में, सीमित दायरे में बीजेपी उलझा के रखना चाहती है कि देखो अपना क्षेत्र संभालना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो अध्यक्ष रहे हैं वो चुनाव हारे ज्यादातर। बहरहाल ये तो सिर्फ एक जानकारी है, मुद्दा ये है जो श्याम सुंदर शर्मा और जी कह रहे हैं। मैं ये बता रहा था, नहीं मैं सूची का ही बता रहा था आपको। अब देखिएगा कि आप झुंझुनू से आते हैं, उनको टिकट दिया है मंडावा से। अब देखिएगा सांसद है वो पहले चर्चा चल रही थी देंगे टिकट। और इसके बाद अगर आप आईएएस पूर्व अभी आए थे कांग्रेस में, अभी बस्ती से टिकट दे दिया। अब इनके लक्ष्मण मीणा चुनाव लड़े थे, वो निर्दलीय थे। अब कांग्रेस से टिकट देंगे नहीं देंगे पता नहीं, एक आईपीएस और आईएएस के बीच में हो सकता है। और अन्नू धान का आपको मालूम कि तीसरी होकर के चुनाव जीत के आई थी। तो बस्ती का एक चुनाव बड़ा, और विजय बैसला को टिकट देना एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला निर्णय। वो भी अभी आए हैं, इनको पता है कि कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, मिला नहीं, लेकिन यहाँ आ गए हो। लेकिन वसुंधरा जी ने तरजीह नहीं दी, लेकिन अभी देकर के उनको टिकट देकर के एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला बात की। अब देखिए अपन बात कर रहे थे अलवर के सांसद की कि बहरोड से लड़ेंगे, नहीं बहरोड से नहीं, तिजारा से लड़ा रहे हो। तो एक सांसद को अगर तिजारा से चुनाव लड़ा रहे हो, और राज्यवर्धन सिंह तो रहते तो वही है जहां से उनको टिकट दिया गया है। अब वसुंधरा जी ढूंढ के लाई थी नगीना, तो अब वसुंधरा जी से ज्यादा, क्योंकि अब देखिएगा उनको जब स्वार्थों की पूर्ति होती है जब तक तो रहता है व्यक्ति, जब स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती तो छिटक के दूसरी तरफ चला जाता है। अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, अब वो चुनाव लड़ेंगे। पहले तो सांसद का चुनाव लड़े थे, और देखिए वो खिलाड़ी थी कृष्णा पूनिया जो आज खेल परिषद की अध्यक्ष, उनसे चुनाव लड़े थे, जीते भी थे। लेकिन जो स्थितियां हैं कि सतीश पूनिया के खिलाफ मुझे लगता है कि अभी जो लालचंद कटारिया चुनाव लड़ते हैं, जो जीत के आए थे, वो सिर्फ हो सकते आमेर में, क्योंकि पुराने उनके पिता भी वहां से चुनाव जीत चुके हैं, और वो भी कहते हैं कि वहां से चुनाव लड़ने की बात हो रही, तो सतीश पूनिया को घेरने की बात हो सकती। अब देखिएगा मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किसको खड़ा किया जाए, ये एक बड़ा मुद्दा है कि अभी हाल ही में देखिए राहुल गांधी से पहली लिस्ट देखकर आपको ये समझ में जरूर आ रहा है, और आपका ये अनुभव ये कहता है कि लिस्ट बहुत अच्छी है। मतलब बीजेपी के लिए जिताऊ लिस्ट एक तरह से बीजेपी ने अपने हिसाब से बनाई है। अर्चना जी, नहीं मीना जी, मैंने एक कहना चाह रहा था मैं, देखिएगा बीजेपी ने पहली सूची देकर के बताया है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए हमको सांसदों को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। ये बड़ी बात है। ये कह देना कि भाई बहुत अच्छी सूची, हाँ जीतने के लिए ऐसे उम्मीदवार को लाना जरूरी है। अगर किसी कद्दावर नेता को आप हटा रहे हो तो उसके बराबर का समकक्ष नेता नहीं लाके खड़ा करोगे, तो हो सकता हो अगर बागी भी खड़ा हो तो क्या हो। देखिए उनको कहा गया कि राज्यपाल बना देंगे, इसलिए नरपत सिंह राजवी को तो राजी कर लेंगे वो बाद में, क्योंकि देखिए राजेंद्र सिंह शेखावत उनके परिवार के जो बिशन सिंह जी के लड़के सक्रिय आजकल राजनीति में, अब उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा पता नहीं। अभी तो और लिस्ट आने तो उनके परिवार को दूसरे पर दे सकते हैं। अब देखिए जी, तो ये तो बहुत समय से, जैसे ही मध्य प्रदेश की लिस्ट आई थी उसके बाद ये संकेत समझ में आ रहे थे, और हमने कई बार चर्चा भी की थी कि वही मॉडल राजस्थान पर भी लागू होगा, और वो दिख भी गया। चर्चाओं में भी समझ में आ रहा था कि ऐसा हो सकता है, और इस पहली लिस्ट में ये समझ में भी आ गया है। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले अर्चना जी, आपको क्या लग रहा है? जी, पहले जैसे जो एमपी की चर्चा हो रही थी सबसे, कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का नाम नदारद था, सबसे पहले इस लिस्ट में वही खगाला गया कि इसमें वसुंधरा जी का नाम है या नहीं।
और जैसे ही उनका नाम नदारत था तो चर्चा यही हुई कि ये तो पूरा मध्य प्रदेश की तर्ज पे ही कर रहे हैं। फिर देखा कितने एमपीज़ हैं, तो जैसे वो डायलॉग है ना, कितने आदमी थे, यहाँ पे वही चल रहा है, कितने एमपी थे। यानी अभी तो 7 एमपी आए, पहली लिस्ट में ही 7 एमपी इन्होंने सामने ला दिए हैं। मतलब आगे आने वाली लिस्ट में कितने आएँगे एमपी, इसका अभी आकलन लगाया जा रहा है। अब इसमें अगर हम ये बात करें कि जितने टू बी सीएम फेसेस अपने आप को जो प्रोटेक्ट बता रहे थे अपने आप को, एक भी सीएम फेस का नाम नहीं आया है पहली लिस्ट में। तो मुझे लग रहा है ये जितने बड़े-बड़े दावेदार थे उन सबके लिए अभी एक छोटा-सा झटका तो लगा है। आप नाम लीजिए, जो भी जितने सो कॉल्ड जितने ऐसा बोल रहे थे कि ये भी सीएम फेस, मैं भी सीएम फेस, मैं भी सीएम, मैं भी सीएम, किसी का नाम नहीं दिख रहा है उस लिस्ट में, सब नदारद है। तो आप कुछ लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रही है, सीएम फेसेस अभी भी दिख रहे हैं इसमें। अरे नहीं, जो हाँ, बड़े-बड़े थे अब आप समझ सकते अर्चना हैं। जी, अर्चना जी, 3 नाम आ गए हैं, 3 नाम आ गए हैं, 3 नाम ऐसे हैं जो कि सीएम फेस के हो सकते हैं, सपना तो देख ही रहे हैं। बोल सकते हैं आप। उसमें जो एक जो कद्दावर जो नेता थे ना, जो पिछली बार भी सुन रहे थे कि उनको बीजेपी स्टेट अध्यक्ष बना दिया जाएगा, इस बार भी सुन रहे हैं सरदारपुरा से, हो सकता है उनको सामने खड़ा कर दिया जाए। आपने बात की सतीश पूनिया जी की बात करी आपने आमेर से, उनका नाम एक दिया कुमारी जी का नाम है, ठीक है, मान सकते हो। एक चल रहा है जिस तरह से महिला एक न्यू फेस वो सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो बड़े-बड़े नाम थे अभी वो उस लिस्ट में गायब है। वसुंधरा जी सबसे पहला जो अपना तब से उनका जो चल रहा है एब्सेंट और प्रेजेंट उनके जिस तरह से प्रोग्राम्स में और मीटिंग्स में चल रहे हैं, वो भी एक बहुत एक क्वेश्चन मार्क की स्थिति सामने पैदा करता है। और उनका नाम नहीं है चूँकि वो भी एक अपने आप में शॉकर है। लेकिन जिस तरह से आज तीसरी लिस्ट में शिव कुमार उनका शिवराज जी का नाम आया वहाँ पर एमपी में, तो एक कुछ होप्स यानी अभी भी ज़िंदा है। राजीव जी, क्या दिख रहा है आपको लिस्ट में? देखिए, लिस्ट बहुत सोच समझकर जारी की गई है। जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा है और कुछ चौंकाने वाले जैसे फैसले दिया कुमारी जी को विद्याधर नगर से दिया है और राज्यवर्धन जी को जोटवाड़ा से दिया है। इसके अलावा रघु शर्मा को भी वहाँ पे फसावट में डाल दिया है। वहाँ से वापस से शत्रुघ्न गौतम को टिकट देकर कि एक बार दोनों, एक बार वो जीते एक बार वो जीते। तो और चूंकि शत्रुघ्न उप सचेतक भी रह चुके हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं, तो वो सारी चीजें हैं ऐसी। और सबसे बड़ी चीज, दिया कुमारी को इतनी सेफ सीट दी है जहां राजपूत बहुल इलाका है और वहां पे, और टिकट किसका काटा है? नरपत सिंह जी का। तो ये जो चीज है कि भैरव सिंह जी का परिवार का जब एक तरीके से राजनीति से, क्योंकि नरपत सिंह जी अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे थे, तो अब वो दोनों ही टिकट उनके नाम लिस्ट से हट गए हैं। तो एक तरीके से राजनीति में अब एक सिर्फ कांग्रेस में प्रताप सिंह खाचरियावास को छोड़ दें तो उनके परिवार से अभी और कोई दिखाई नहीं दे रहा राजनीति में। और भाजपा में, जो कि भाजपा के एक तरीके से संस्थापक लोगों में से शामिल थे, और उनको परिवार को हटा देना एकदम से, तो वो थोड़ा सा राजस्थान के जयपुर के लोगों को भी चुभने वाला है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी चीज में इसमें कहीं बीजेपी को राजपूत समाज का या खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। ऐसे ही राजपाल सिंह, जो कि वसुंधरा जी के सबसे नजदीक, उनके दोनों कार्यकाल में वो उसमें मंत्री रहे, वित्त मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद उनके पास था। तो ये सारी चीज है कि इस बार बीजेपी हाईकमान ने ये दर्शा दिया है कि हमारे लिए सीट जीतना महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें हैं जो आगे जाके अगली लिस्ट में देखते हैं। जब 7 सांसद पहली सूची में आ गए तो अगली सूची में और कितने बड़े नाम केंद्रीय नेताओं के यहाँ से आएंगे, अभी आने बाकी किसी है। मंत्री का नाम नहीं दिया है। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये होगा कि फिर लोकसभा में किसको उतारेंगे। देखिए, पहले भी नरेंद्र कुमार शायद मंडावा से जीते थे, अब उनको वापस वो एमपी बने, अब उनको वापस भी विधानसभा का टिकट दे दिया। ऐसे ही सुभाष महरिया आए, भाजपा में अभी अभी आए, पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अब उनको वापस यहाँ से विधानसभा में उतार कर, और डोटासरा जी को बहुत तगड़ी
कांटे की टक्कर में उन्होंने फंसा दिया है। तो अब ये देखना होगा कि अब ये डोटासरा जी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पूरे प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों को संभालेंगे या खुद की सीट में अपने इलाके में ही फंस के रह जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये जो एक लक्ष्मणगढ़ की सीट है, वैसी सीट इस पूरी 41 की सीट जो लिस्ट है, इसमें और कौन-कौन सी है, उस पर मैं आपसे बात करूंगी। उससे पहले हाँ, आपने बताया रघु शर्मा, एक तो जो कि रघु शर्मा हो गए, एक कन्हैया लाल मीणा हो गए बस्ती में। तो अब हो सकता है मीणाओं की लड़ाई में, जैसे अभी श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि पहले अंजू धान का 2 बार जीती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी वहाँ कोई निर्दलीय और अजा जजा का जो उम्मीदवार वहां से बाजी मार ले। बिल्कुल ठीक है। गोविंद और छिपा ऐसे जी, ही है कि ये दानिश अबरार को सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल मीणा के सामने फंसा दिया। अब ये भी देखना है कि वहाँ कैसे किरोड़ी लाल जी, अब जो सीएम फेस अपनी की साख बात हो रही है, बचाएंगे। कहीं ना कहीं सीएम मोदी जी की फेस के नजदीकी किरोड़ी लाल जी से भी है। सीएम फेस में मीना बहुत जी, आगे चलने वालों में किरोड़ी मीणा, राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी, ये 3 नाम तो खुल के सीधे बिल्कुल सीएम की रेस में आने वाले हैं। बहरहाल, इसके और अभी अलावा आपने देखा होगा जब मोदी जी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें पूरा मन संचालन जो था वो दिया कुमारी जी के हाथ में ही था। जी, लेकिन फिर भी बीजेपी को जिस तरह से जानते हैं, वहां पर कुछ भी कहना आसान नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिया कुमारी के कद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विद्याधर नगर जैसी सेफ सीट, जो कि उनके पूरे इलाके से लगभग जुड़ी हुई है, जो उनका पूरा जो हवा महल, भले ही हवा महल सीट उतनी सेफ नहीं थी जितनी विद्याधर नगर, क्योंकि आरएसएस का गढ़, और जिस लिहाज से पार्टी ने उनको यहाँ पर सामने कैंडिडेट भी कांग्रेस का इतना मजबूत नहीं है। हालांकि सीताराम अग्रवाल ने, कांग्रेस कैंडिडेट ने, जो बीजेपी पार्टी को, कांग्रेस को सींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी आर्थिक रूप से, बिकॉज उद्योगपति है वो। लेकिन फिर भी कोषाध्यक्ष भी बनाया पार्टी ने उन्हें। लेकिन बीजेपी इस सीट को, जितने भी सीताराम अग्रवाल के जो करीबी लोग हैं, वो भी ये कहते हैं कि वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सीट बीजेपी ले जाएगी। देखिए, बहरहाल सीताराम अग्रवाल की हार के पीछे सबसे ज्यादा बड़ा कारण था विक्रम सिंह जी, 32,000 वोट से वो हारे थे और विक्रम सिंह को 50,000 वोट मिले थे और विक्रम सिंह खुद कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। बिल्कुल। और उन्होंने पिछले 5 साल में उन्होंने काम भी किया था। हाँ, कांग्रेस के टिकट पे हार भी चुके वो, सफलता नहीं मिल पा रही थी उन्हें, इसीलिए उनको फिर लेकिन वो निर्दलीय 50,000 वोट ले गए, उससे ये सारा सीन चेंज हो गया था वहां पे। सीन बिल्कुल। लेकिन मीना अब जी, हम सीट की विश्लेषण में बात जब करते हैं गोविंद छिपा जी, तो जिस बात की तरफ अर्चना जी ने इशारा किया, और जो बहुत स्वाभाविक है, लिस्ट को इस बार अगर कोई भी पहली बार देखेगा तो ये सोचेगा, ये देखेगा कि कितनी महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या वो नहीं है जो अपेक्षित थी। बीजेपी ने जिस तरह की बात की, बीजेपी ने जिस तरह से महिलाओं को वंदन किया है, लिस्ट में कहीं नहीं है। देखिए, महिलाओं को हम हमेशा तवज्जो देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी बातों 41 नहीं, अभी 41 लोगों की सूची आई है, अभी शेष सूची आनी बाकी है। इसलिए अभी इस सूची के माध्यम से ही हम ये आकलन पे, इस फैसले पे पहुंच जाएं, महिलाओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है या महिलाओं को जो है इग्नोर किया जा रहा है, ये कहना तो ठीक नहीं है। हम किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहे, जो दिख रहा है, हमारी आप तीनों पत्रकार बंधुओं की एक बात राय है कि इस सूची को बनाने में और पूरी मेहनत से ये सूची बनाई है। ये श्याम जी ने भी कहा है। हाँ, एक जो इन्होंने कहा, एक प्रश्न उठाया था कि पूरा खोप में रहकर आप सूची तो निकाल दो, मैंने बीच में बोलते हैं। देखिए, हमने सूची निकाल दी है, उस सूची का आकलन हम कर रहे हैं आज यहाँ पे। आप सूची आ जाए आपकी तो आप भी आकलन कर लेना। प्रयोग कर रहे हैं, आप कब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा चरित्र दिखा रहे हैं आप यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है कि जैसे श्याम जी ने भी कहा या राजीव जी ने भी कहा कि जितनी भी सूची आई है उसमें बहुत सलीके से, बहुत तत्परता से काम करते हुए सूची निकाली है और सब जाति के समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। संकट में डालने वाले जैसे गोविंद सिंह डोटासरा जी के सामने तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होता वो उनको चुनावी टक्कर देता ही देता। अभी ये
जो उनकी मीटिंगें होती हैं उनमें लोग ही नहीं आते हैं। अभी राहुल गांधी जी की कोई टिप्पणी पे कोई मीटिंग हुई थी कांग्रेसी बंधुओं की, उसमें लोग आए ही नहीं, लोग जुटे नहीं। मालपुरा को जिला घोषित किया उसके वाहवाही लूटने के लिए, और इनके वो कौन से नेता पहुंचे थे वहां पे, कुर्सियां खाली रह गई। मैं कटिंग भी जन लेके आएंगे। आक्रोश, नहीं चलेगा राजस्थान, परिवर्तन यात्रा, ये नहीं देखी आपने? रवि जी बचपना नहीं, राहुल उनकी गांधी के पीएम को समर्थन बोलने में दीजिए। भड़के को टोटा सराई देखिए, दिख रही है। हाँ, डिफेंड तो करूंगा। रवि जी लोग आते आपका नहीं है, ऑडियो बंद करना पड़ेगा मुझे। रवि जी का ऑडियो बंद कर दीजिए। जब इसलिए तक गोविंद जी बोलेंगे आप बीच में नहीं बोलेंगे। रवि इसलिए जी मैडम क्या आपकी होता है बात आऊंगी तो कि गोविंद जी जो बीच में नहीं हमारी बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी, मोदी जी की स्ट्रेटेजी, अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी का लोहा तो पूरी भारतीय राजनीति मानती है। इसलिए किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस लिस्ट को निकालने में मेहनत नहीं की गई है। इस लिस्ट को निकालने में आनन फानन में लिस्ट निकाली है। आनन फानन में लिस्ट निकालनी होती तो हम 15 दिन 10 दिन पहले ही निकाल देते। इसलिए पूरी शिद्दो शहद से भी पूरा पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से, पूरा वर्क होमवर्क करके लिस्ट हमने निकाली है। और निश्चित रूप से अब देखिए, मैं राजीव जी की बात से सहमत हूँ। आज शत्रुघ्न गौतम जी को केकड़ी से उतार के, और निश्चित रूप से जो रघु शर्मा जी संकट में है, गोविंद सिंह डोटासरा जी के सामने भागीरथ जी को उनको उतार के, सुभाष महरिया जी को उतार के, और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए संकट हमने खड़ा किया ही है। और कांग्रेस के लिए तो पूरे राजस्थान में संकट ही संकट है। आप ये देखिए कि इनकी जिस तरह से बाइकआउट कर रहे हैं इनके नेताओं को। अशोक गहलोत जी सभा करते हैं तो उनकी सभा में लोग आते नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग कहते हैं कि आगे विरोध है तो पतली मेन रोड को छोड़ के, मेन सड़क को छोड़ के पतली गलियों से उनको निकलना पड़ रहा है। इसलिए लेकिन देखिए, अभी तो उनकी लिस्ट जारी नहीं हुई है। जब इनकी लिस्ट आएगी तो इनमें भी बात करेंगे। हमारी लिस्ट में कोई कमी नहीं है, और अभी किसी भी मुद्दे पे अभी पहुंचना जल्दबाजी होगी कि इसमें महिलाओं को तवज्जो नहीं दी है या इनको मुद्दे पर कोई तो पहुंच आ नहीं जाएगी, रहा है। तो सबसे हम बात पहले तो आप ये समझ लीजिए गोविंद जी की अभी तो शुरुआत है, इसलिए पहुंचने का मुद्दा ही नहीं है। पहुंचेंगे तो 3 दिसंबर को, जिस दिन नतीजे आएंगे। बात ये है कि अभी जो लिस्ट जब निकल जाएगी, लिस्ट जो हम निकालें, लिस्ट पे बात हो रही है ना। प्लीज आपने बात कह दी ना गोविंद जी, 41 के आंकड़े में महिलाओं की संख्या कितनी है, मुद्दा ये है। मुद्दा ये है कि आज चुनाव आयोग ने जब तारीखों का ऐलान किया तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद मौजूदा राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ओबीसी के मुद्दे को बहुत मुखरता से उठाया। राहुल गांधी ने ओबीसी के मुद्दे को उठाया, वो थोड़ा सा आगे बढ़ता उससे पहले बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की लिस्ट तैयार थी इसलिए जारी हो गई। बीजेपी की जो टाइमिंग थी वो राहुल गांधी के आज के मुद्दे को कहीं ना कहीं ओबीसी का जो कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश की थी और जिस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, रवि जी, उसकी हवा निकाल दी बीजेपी ने। बताना चाहूंगा कि लिस्ट निकलना इनकी पार्टी का मुद्दा है, देश का मुद्दा नहीं है। और जो ओबीसी की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो देश का मुद्दा है। उसकी हवा ना तो निकली है ना निकलेगी। हवा तो राहुल गांधी जी ने निकाली थी कि उनको सदस्यता तक उनकी छीन ली गई थी, लेकिन फिर उन्होंने वापस हवा भरी और वापस विपक्षियों की हवा निकाली और वापस संसद में पहुंच गए। तो राहुल गांधी जी की हवा तो ना निकली है ना निकलेगी। और बात करते हैं सूची की, देखो इतना बड़ा मुद्दा ये सूची है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रत्याशी नहीं, हमारे पास हमारे काम की सूची है। और उसका परिणाम 3 दिसंबर तय कर देगी कि क्या आने वाला है। ये प्रत्याशी आना, कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है परिणाम कि कितने लोग हमारे विधानसभा में पहुंच रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूं कि राजस्थान में सरकार बनने जा रही है और सरकार अपने कामों के दम पे बनने जा रही है। और कामों के दम का आप परिणाम देख, विपक्ष चुप रहा। आज तो बड़े चढ़ चढ़ के बोले सूची आ गई सूची आ गई। 4.5 साल तक खामोश थे ये लोग, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे थे। अच्छा काम करने की बदौलत हम चुनाव के अंदर है, ना कि सूची की बदौलत। और सूची में आप देख लीजिए कि कथनी और करनी, एक तरफ तो महिलाओं को आगे रखा जाता है, एक तरफ युवाओं को आगे रखा जाता है भाषणों में, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ सीमित लोग हैं जो फिक्स है, वही इनकी। साथ ही मैंने जैसे सभी वरिष्ठ पत्रकारों को ऑब्जर्व किया और इनकी बातें सुनने के बाद लगा कि सूची निकली है। तो सूची सबका एक ही बात थी कि सूची निकली है, लेकिन बहुत सोच समझ के निकली है। तो सोच समझ के मतलब काफी बारीक दिमाग, खौफ के साथ दिमाग की किस तरीके से तोड़ दिया जा सकता है कांग्रेस का, क्योंकि और कोई तो इनके पास तोड़ रहा नहीं।
तो इन्होंने मंथन किया डोटासरा जी को। मैं कह रहा हूँ ना, ये कहीं पर भी हमारी दौड़ में नहीं है, क्योंकि हमने काम के बल पर, हमने जनता को लिस्ट के बल पर नहीं जीता है, हमने जनता को चिरंजीवी के दम पे जीता है, हमने जनता को पेंशन चालू की है, हमने जनता को राहत सिलेंडर में दी है, हमने महीने राहत शिविर दिए हैं, हमने बहुत से ऐसे काम किए जो अंतिम पंक्ति जो जनता को बताएंगे। रवि जी, अब तो आप ये बातें जनता को बताएंगे, और आपके अगर प्रत्याशी साथ में खड़े होंगे तो इस बात को ज्यादा बेहतर ढंग से उस जनता तक पहुंचा पाएंगे। अभी तक तो जिस कार्यकर्ता को इस बात को पहुंचाना है, रवि जी प्लीज, इस बात को जिस कार्यकर्ता को जनता तक पहुंचाना है, वो कार्यकर्ता अभी इस इंतजार में है कि उसका नाम आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद नाम जिसका आएगा और नहीं आएगा, उसके बीच में क्या कुछ चलेगा, वो एक अलग मुद्दा है। बात यह है कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, और तारीखों के ऐलान के साथ ही इंतजार जनता को जिस बात का है कि हमारे प्रदेश में, हमारी विधानसभा में चुनाव में कैंडिडेट कौन होगा। सवाल ये है श्याम सुंदर शर्मा जी कि आज राहुल गांधी ने जिस ओबीसी के मुद्दे को पुरजोर आवाज में उठाया था, क्या बीजेपी की ये लिस्ट उसको काउंटर करने के लिए आज ही निकाली गई? क्योंकि आज ही सतीश पूनिया ने कहा था बीजेपी मुख्यालय में जयपुर में कि लिस्ट श्राद्ध पक्ष जैसे ही खत्म होंगे वैसे निकलेगी। देखिए मीना जी, अब क्योंकि सतीश पूनिया की स्थिति क्या है तो आपने देख ली कि सूची आ गई किसी को, क्योंकि देखिए रणनीतिकार इनके बड़े अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि रणनीतिकार एक एक सीट को उनको देखा है। मैं भी देख रहा कि राहुल गांधी, मैं तो आज अचंबा कर रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है, ये राहुल गांधी बीच में बैठ करके 4 मुख्यमंत्री को बैठ करके अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं देश में कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को मानते नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया क्यों आपने? देखिएगा वो आज कह रहे थे मैंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, जो काम पहले करना चाहिए था हम नहीं कर पाए, अब कर रहे हैं। और जातिगत आधार पर सर्वे करने की बात उन्होंने कहा कि 2 हमारे जो कांग्रेस शासित राज्य है उनमें हम सर्वे कराएंगे, और 2 राज्यों ने तो आदेश भी जारी कर दिया, आपको पता है, चुनाव से पहले। अब उनका हिमाचल और कर्नाटक में करेंगे, हम सर्वे करके सामने लाने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा कि राहुल गांधी का बोलना, अभी लगता है कि पार्टी तो राहुल गांधी चला रहे हैं, इसका मतलब मल्लिकार्जुन हमारे मुख्यमंत्री जी ठीक है, इसका मतलब नहीं गए तो उनको वही आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं खड़गे साहब के साथ, हमारे मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री जी पास तो बैठे हुए थे मुख्यमंत्री होने के। तो देखिए जो संदेश देने का राहुल गांधी काम करते हैं, अब वो संदेश सीधे तौर पे देखिए उन्होंने केवल प्रधानमंत्री जी को फेरने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि वही अडानी का मुद्दा आज फिर लेके आ गए वो। तो देखिएगा जिस प्रकार का माहौल, अब वो चुनावी मुद्दा क्या बनाना चाहते हैं ये अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मालूम पड़ गया। और बीजेपी ने राजस्थान में ओबीसी को अच्छा नेतृत्व दिया इस बार, अभी देखेंगे आप खुल करके तो इसमें बहुत सारे, और महिला को 12% करीब आए हैं जो देखा उसमें से मैंने देखा। तो अब देखिएगा जो बार बार बात आ रही थी जो आप कह रहे थे, मैं देख रहा था कि विजय बैंसला को देवली उनियारा से उतारा है। वहां पर देखिएगा जो बीजेपी में सांसद हुआ करते थे कोई जमाने में, आपको भी मालूम हरीश मीणा, वो चुनाव लड़ते हैं। अब क्या चुनाव लड़ेंगे या वो कहीं उधर से वापिस भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं ना, आजकल आना जाना लगा रहता है, कहाँ क्या होता है। तो अब वहां पर मीणाओं को वोट अब देखिए वहां मिलेंगे कैसे, देखिए। और करोड़ीलाल मीणा को मुस्लिम, बस वहां पे मीणा भी है और मुस्लिम भी है, वहां खड़ा कर दिया है। और अगर आप फिर मैं देख रहा था, देखिए सांचौर में किसको खड़ा किया, सुखराम बिश्नोई है, नया जिला बनाया है। देवजी पटेल को ला करके वहां खड़ा करने का मतलब है कि आप 2 बार के सांसद रहे और निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके, तो वो है, बहुत कुछ है उनके अंदर। आपने पता है कि अभी वसुंधरा जी की यात्रा में आपने देखा तो वो दिख रहे थे, तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों को, वसुंधरा जी के लोगों को लाया गया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इग्नोर किया गया होगा। ये जो लिस्ट देख रही है बहुत तरीके से, अब बाईतू से बार बार कह रहे हैं कैलाश चौधरी को उतारा जाएगा, लेकिन उन्होंने बाईतू से तो नए व्यक्ति को उतार के दे दिया, बालाराम मूड को वो भी वो लिया है। अब झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू में देखिएगा कि विजेंद्र ओला चुनाव लड़ते हैं, वहां पर उन्होंने वही चौधरी, वहां पे भी जाट को खड़ा कर दिया। सुजानगढ़ की बात करें जहां पर देखिएगा कि मनोज मेघवाल जो कि भंवरलाल शर्मा, और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने नया जिला बना करके स्थिति हम जीत पाएंगे। अब देखिए श्रीमती संतोष मेघवाल को खड़ा किया, मेघवाल के सामने मेघवाल लाके खड़ा कर दिया। और इसके अलावा आप देखिए नवलगढ़, राजकुमार शर्मा निर्दलीय भी जीता, वैसे भी जीता, वहां पर आपने देखिएगा कि वहां जाट को खड़ा कर दिया ला करके। तो ये सूची जब देख रहा हूं, मैं कई बार देख रहा हूँ कि
की सूची में, और लाल सोट से उन्होंने मीणा को उतार दिया, चैनबले रामविलास को उतार दिया। पहले बात हो रही थी कि करोड़ी को उतारेंगे क्या, और बालकनाथ को जिस प्रकार से उतारा है तिजारा में, अब तिजारा में देखिएगा वो तो मूल रूप से राजस्थान के वैसे है भी नहीं, क्योंकि बाबा रामदेव के चांदनाथ को और सुबेदानंद को 2 टिकट तो बाबा रामदेव के सिफारिश पे दिए गए थे। अब देखिएगा कि अब एक वो तो उनकी मृत्यु हो गई, वो उनके गद्दी नशीन है, और वो वापस से आए और तिजारा में लाकर के एक नया संदेश देने का काम किया। और जीत का तो एक जीतने का देखिए बार बार जो जीत की बात आ रही है, अगर जीतेंगे नहीं तो फिर ऐसे कैंडिडेट को खड़ा क्यों किया। देखिए कांग्रेस किसी भी कैंडिडेट को लाएगी तो इन कैंडिडेटों के सामने निश्चित तौर पर जीतना आसान नहीं है, और पहली सूची में यदि वसुंधरा राजे को टिकट नहीं दिया गया है तो उनको संदेश देने का काम किया, इसका मतलब आपस में समन्वय पूरी तरीके से बन नहीं पाया है। तो पहली सूची में कम से कम ऐसे लोगों का नाम तो देते थे जहां पर की जीत ही जीत दिखती थी, जहां पर ये कहते हैं कि हम तो 29 सीटों पे जीतेंगे, हारेंगे तो कभी है नहीं, 3 बार जीते हुए, वो सीटें कम उतारी गई है। ये कितना बड़ा मुद्दा है कि पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। राजीव तिवारी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अभी 3-4 लिस्ट और आएंगी, तो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं कि वसुंधरा जी को पहली सूची में आना जरूरी था। कई बार ऐसा कोई बड़ा कदम उठाना होता है, या जिस तरीके से अभी 7 सांसदों को टिकट दिए, तो उसमें ये चौंकाने वाली बात ज्यादा थी वसुंधरा जी के नाम से ज्यादा कि 7 सांसदों को टिकट दिया। और ऐसे जो जातीय समीकरण बनाए हैं उससे आप देखिए कि अब बालकनाथ जी को तिजारा से जो दिया है, वहां से बीएसपी के टिकट से जीते थे पहले, और वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, जो 6 विधायक शामिल हुए थे। तो ये इन्होंने संदीप कुमार वहां से जीते थे बीएसपी के। तो ये भी दिया है कि भाई आप अब कांग्रेस को, बालकनाथ जी जो है उनका वहां पर फॉलोअर्स बहुत हैं उस पूरे इलाके में, तो तिजारा की सीट अब कांग्रेस को निकालना इतना आसान नहीं रह जाएगा। और वसुंधरा जी का दूसरी तीसरी हो सकता है अंतिम लिस्ट में नाम दिया जाए, लेकिन ऐसे इग्नोर नहीं करेंगे उनको, ये तय है। वो इस लिस्ट में भी देखा जा सकता है। खुद श्याम जी ने भी इस बात को जिक्र किया है कि जो लिस्ट में नाम आए हैं उसमें जिस तरह की तस्वीर उभरी है। अर्चना जी, आज राहुल गांधी ने ओबीसी के जिस मुद्दे को उठाया है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, आप उसका कितना असर देखती हैं? ऑडियो ऑन करिए अर्चना जी। ओबीसी का इशू राजस्थान में भी काफी मुखर होकर आया। कांग्रेस ने अटैक किया था जब सतीश पूनिया जी को यहाँ से हटाया गया था बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट की पोजीशन से। तब गोविंद सिंह डोटासरा ने पहली बार बीजेपी के ऊपर काउंटर अटैक किया था और यही बोला था कि बीजेपी बात तो ओबीसी की करती है लेकिन ओबीसी कैंडिडेट्स की कदर नहीं करती है। आज वही चीज, उसी इशू को वहीं पर अगर राहुल गांधी आगे दिल्ली में दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब कि कांग्रेस की जो जातीय समीकरण है, जिस तरह से वो ओबीसी के लिए बोल रहे हैं, वो काफी हावी और प्रभावी होकर आगे आएंगे, क्योंकि ये वाली चीज राजस्थान से उठी है। राजस्थान में इसका एक जाटों का जो एक चल भी रहा था कि किस तरह से जो जाट वोट है वो नहीं आ रहे हैं बीजेपी के पास। इसके बाद यहाँ से ज्योति मिर्धा जी को यहाँ नागौर से इनको लेकर आए बीजेपी में, तो शायद इसी को साधने की, जाट वर्ग को इधर से साधने की कोशिश की गई, क्योंकि ओबीसी नाराज हो गए थे। अब जो आने वाले इलेक्शन से अगर राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर ओबीसी की ही बात कर रहे हैं तो मुद्दा गंभीर है। और बीजेपी ने भी जिस तरह से वही जो बात हो रही है कि उधर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठाया, इधर से जो लिस्ट आ गई तो उसमें सामने दिख रहा है कि बीजेपी ने भी उसको कैच करने की कोशिश तो की है, उसको काउंटर करने की कोशिश की है। राजीव जी, सवाल ये है कि राहुल गांधी आज के युवा नेता हैं, इंग्लिश बोलते हैं, युवाओं के बीच रहते हैं, नई डेमोक्रेसी की बात करते हैं। नई जनरेशन आज पूरी की पूरी इस देश में तैयार हो रही है। उस समय राहुल गांधी अगर ओबीसी के मुद्दे पर इस देश में चुनावी माहौल बनाना चाहते हैं, कितनी सफलता मिलने की संभावना है? आवाज सर, अपना ऑडियो ऑन करिए सर। वो बिहार से आया। बिहार में नीतीश कुमार ने सबसे पहले जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए,
और वहीं से ओबीसी का जो एक मुद्दा था, इसको इंडिया जो संगठन बना है उसके सभी घटकों ने कैच किया और आगे बढ़े उसको लेके। लेकिन आप देखिए कि जो आज की लिस्ट है उसमें 50% से ज्यादा 41 में ओबीसी को टिकट दिए गए हैं। बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। इसलिए बीजेपी मैंने भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को समझ गई है हाँ, और वो इस मुद्दे की काट इस तरीके से कि भाई आप ओबीसी को आगे बढ़ा रहे हो तो हम भी कहाँ पीछे हैं। हम भी देखिए कितने जाट उम्मीदवार हमने खड़े कर दिए, गुजर हमने, विजय बैंसला और जो दूसरे हैं। तो ये सारी चीजें बीजेपी इस पूरे जो नया ओबीसी वाला शिगुफा इंडिया संगठन की तरफ से आया है उसकी काट के लिए पूरी तैयारी के साथ बीजेपी उतरती प्रतीत हो रही है। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर ज़िक्र किया क्योंकि अमित शाह ने मीना जी, देश मैं के एक बात कर रहा था, भागीरथ चौधरी जो है किशनगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। वही जाट वाला देखिए उन्होंने वहां पर ला करके फिर वापस से किया है कि जो निर्दलीय समर्थन कर रहा था सुरेश नाग, उसको हराने के लिए फिर पुराने वाले विधायक को ले आए। तो ये बहुत तरीके से अपने जाटों को इनमें तरजीह दी गई है जिससे कि उनके वोट बढ़े। जो नाराजगी कह रहे थे कि सतीश पूनिया चले गए, अब सतीश पूनिया की नाराजगी खत्म हो जाएगी नहीं होगी, थोड़ा समय अभी गुजरने दीजिए और लिस्टें आने दीजिए। और देखिए आदिवासियों को उतार दिया उन्होंने, जो आज आदिवासियों की बात कर रहे थे राहुल गांधी, आज इसमें देखिए सूची में आदिवासी काफी उतार दिए हैं उन्होंने, और वो बिल्कुल, उतारे जो नए ठीक ठाक है। बिल्कुल, बिल्कुल, कुल सही बोल रहे मिलाकर हैं। काम तो राहुल गांधी जी करवा रहे हैं इनसे। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। रवि कुमार जी, आपने लिस्ट को आप एक बार अब हड़बड़ाहट वाली लिस्ट को अब आप एक बार नज़र डालें और जो बात यहाँ पर वरिष्ठ मेहमान कह रहे हैं, जो पत्रकार हैं वरिष्ठ, जो एक-एक सीट का विश्लेषण करते हैं, देख सकते हैं, इतिहास जानते हैं। इस लिस्ट में जो बात आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, बीजेपी ने वो कर दी। राहुल गांधी ने कहा ओबीसी, एससी, एसटी इनको इनका हक मिलना चाहिए और बीजेपी की जो लिस्ट आई उसमें उनके सबके नाम आ गए। तो डिस्कशन का कोर्स बदल गया। रवि जी। जी, मैं पहले तो आपको बताऊंगा कि मेरे सभी वरिष्ठ जन हैं और उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ। साथ ही इनके जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं, तो आप उस निष्कर्ष के पीछे निष्कर्ष देखिए कि निकाल हो रहे हैं, लेकिन निकलवा कौन रहा है? कि जो भी ओबीसी को आगे लाने का काम कर रहे हैं, एससी एसटी को हक दे रहे हैं, ये दिलवा कौन रहा है? अगर राहुल गांधी जी पुरजोर तरीके से ये बातें नहीं रख रहे होते, इन मुद्दों को नहीं उठा रहे होते, तो ये अपने हिसाब से चल रहे होते, इनको ना किसी प्रकार का भय होता, ना कोई डर होता कि हाँ अपने अपने हिसाब से चल रहे होते, रेवड़िया बांट रहे होते। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, हमारे नेता पर हमें गर्व इसलिए है कि वो मोदी जी जैसे को भी झुका देते हैं अपने दम पे, अपने मुद्दों के बल पर वो उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो विश्लेषण हुआ, सीटें आई, नाम आया, लेकिन मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि सीटें आई, देखो 200 के 200 सीटों पर 200 के 200 लोग उतारने अनिवार्य हैं, ये तो तय है। कौन उतरा, कौन नहीं उतरा, कौन पहले उतरा, कौन बाद में उतरा, वो नहीं। आने वाली 3 दिसंबर को क्या आपके चैनल पर लाइन चलेगी कि राजस्थान हुआ कांग्रेस का, वो मायने रखा जाएगा। चुनाव तो लड़ाना फाइनल है, सब अपने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए कैंडिडेट उतारेंगे, कौन किसकी काट देख रहा है, कौन किसकी काट देख रहा है। तो ये तो मंथन चलते रहेंगे, ये पार्टी के अंदर के हैं, लेकिन परिणाम क्या होंगे? क्योंकि परिणाम काम के बल पे आते हैं और हम काम करके मैदान के अंदर हैं। 2030 तक हम क्या करने वाले हैं वो हमने जनता के सामने रखा है, ना कि हमने आडंबर, झूठी बातें, अफवाहें, सांप्रदायिकता, इन मुद्दों को लेकर कोई भी ऐसी बात नहीं करते। हम सिर्फ काम के दम पे काम कर रहे हैं और राजस्थान की सरकार बनेगी। जनता पुरजोर आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि आप कोई भी हमारी रैली उठाकर देख लीजिए, हमारे सभाएं उठाकर देख लीजिए, हमारे एक विधायक भी कहीं जाते हैं, हमारे सचिन पायलट साहब को देखिए, हमारे अशोक गहलोत जी को आप देखिए, जहां भी जाते हैं वहां पर हुजूम इतना जबरदस्त दिखता है। और आप इनकी 4 यात्राएं इन्होंने निकाली थी, चारों में कुछ भी नहीं था। अगर पहली सफल हो जाती है तो चौथी तक पहुंचते ही क्यों? तो कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है मोदी जी का इंटरफेयर होना। उनको पता है कि धरातल पर कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा चेहरा ले जाकर हम चुनाव में जा सकते हैं। लेकिन हर जगह ये चीजें नहीं चल रही थी, हिमाचल में नहीं चली, कर्नाटका में नहीं चली, राजस्थान में भी नहीं चलेगी। भले ही आप केंद्र में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश स्तर के ऊपर, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बनना किसी और को है, मोदी जी तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने से रहे, तो जनता सब समझती है कि मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, किसके लिए हमें काम करना है और कौन जनता के हित के काम करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ
जनता को दिखाई देता है। उम्मीद आपको तो पता है मुख्यमंत्री कौन कांग्रेस बनने में वाला है दिखाई आपके यहाँ? जी, आपको पता है आपके यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं? पूरी दुनिया को पता है। और आपने भी खुद भी कहा कि अकेले आदमी के सामने पूरा कैबिनेट, मतलब एक आदमी के काम के दम पर पूरा कैबिनेट पीछे पड़ा हुआ है, जग जाहिर है। और बाकी जो जनता की आस्था होगी, भाव होगा, क्लियर है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि 10 12 15 20 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। आपकी इस बात से कितने पैनलिस्ट सहमत होते हैं? आपका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनने वाले हैं आपके यहाँ मैं अगर इस कांग्रेस बात को हमारे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जनता की भावनाओं के आधार पर होंगे, ना कि थोपे जाएंगे, ना कि ऊपर से कोई आएगा कि हाँ ये मुख्यमंत्री बन गया। हमारे जो जनता आशीर्वाद देगी, जो जनता की आवाज आएगी, उसमें मुख्यमंत्री फाइनल है। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है ना अभी। मैडम, ये तो नहीं है ना कि कोई ऊपर से थोपेगा। जनता की भावनाओं की कदर की जाती है कांग्रेस में। तो आपको पक्का पता चल गया वहां ऊपर से थोपा जाएगा? जब बिल्कुल साफ साफ है। वो भी राहुल कैसे गांधी पता बताओ। चला गोविंद जी मीना ये जी, कैसे पता चला रवि जी को? आपको पता नहीं है कौन ऊपर से थोपा जाएगा, कांग्रेस में कौन थोपा जाएगा? क्योंकि उन्होंने कहा कि लेकिन हमारा रवि प्रत्याशी कमल का फूल है, इसलिए जग जाहिर है। रवि जी का सबसे मतलब मैं कहूंगा कि हास्यास्पद बहुत बयान इनोसेंट है वो, कि बहुत इनोसेंट है रवि जी। राहुल गांधी जी मोदी जी को भी से भी काम करवाने में सक्षम है। इस इन्होंने बात में तो इस बात में तो ये आपको दम मानना चाहिए ये तो वैसे। इन्होंने नहीं ठीक है देखिए रवि जी। 12 अरे मैडम सुनो सही, 12 बजे तो आचार संहिता की घोषणा होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इलेक्शन कमीशन की, और 2-2:30 बजे हमारी लिस्ट आ जाती है। 2-2:30 बजे तक मतलब 2-2.5 घंटे में हमने राहुल जी के बयान को भी सुन लिया, लिस्ट भी बना ली, ये भी कर लिया। अब इनकी पार्टी में क्या होता है कि सब काम राहुल गांधी मैं करवाते ओबीसी एससी हैं। को स्थान देने की बात कर रहा हूँ। सूची तो आपने उन्हीं के घर से बना रखी है। मुझे बोल रहा तो बोलिए। खड़गे जी को भी अगर इंस्ट्रक्शन देते हैं तो राहुल जी देते हैं, और वही सी तर्ज पे हमारे रवि जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने मजबूर कर दिया। अब इस बयान में कितनी सच्चाई है ये तो स्वयं रवि जी जानते हैं। ये कह रहे थे हम काम के बल पे आएंगे, कौन से कामों के बल पे आएंगे मैं सुनाऊं क्या? ये पेपर लीक के काम के बल पे ये नहीं आएंगे। सुनाना है। अगर दिल्ली का, मैंने पहले भी कहा था, अगर पल्ले झाड़ने पे आप आते हैं तो 2013 से 18 की सरकार में बता सकता हूँ, वर्तमान आपकी केंद्र सरकार बता सकता हूँ। आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, आरोप प्रत्यारोप की मेरे पास कितनी लिस्ट लेके बैठा हूँ, लिस्ट लेके बैठा हूँ आरोप प्रत्यारोप की। मणिपुर मेरे सामने है, किसान मेरे सामने है, महिला पहलवान मेरे सामने है। रवि जी का महिला ऑडियो कम कर पहलवानों का भी दिखा देता हूँ, दीजिए। महिला पहलवानों का भी दिखा देता हूँ। नहीं रवि जी का ऑडियो कम कर दीजिए। और गोविंद जी आप टू द पॉइंट बोलिए, सब्जेक्ट से मत हटिए महिला प्लीज। महिला महिला महिलाओं को पहलवानों को भी दिखाइए, इसको देख लीजिए जरा। विषय से मत हटिए गोविंद जी, जी विषय से मत हटिए। देखिए रवि जी कोई प्रश्न विषय से करेंगे मुझे मत जवाब तो हटिए। देना ही पड़ेगा। नहीं गोविंद जी देखिए ये प्लीज, देखिए ये गोविंद जी देखिए प्लीज, गोविंद जी प्लीज, विषय से मत हटिए। विषय है आज की लिस्ट में पार्टी ने जिन बातों का ध्यान रखा है और उसका चुनाव पर क्या असर है। आपने जो लिस्ट पहले निकाली है, निश्चित रूप से दूसरी लिस्ट कब तक आएगी ये बता सकते हैं? नहीं अभी देखिए मैं तो इसके लिए ना तो ऑथराइज्ड हूँ और ना मुझे जानकारी है दूसरी लिस्ट, लेकिन मुझे मुझे जो जितना मेरी समझ है उस हिसाब से लिस्ट कल या परसों में दूसरी लिस्ट आ जाएगी, जितनी मेरी समझ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये हुई बात समझदारी की। तो जब पहली लिस्ट निकल जाती है तो दूसरी पार्टी पे कितना दबाव पड़ता है? रवि जी आप कोई दबाव महसूस कर रहे हैं कि अब हमें भी जल्दी निकालना चाहिए? मीना जी, मैंने पहले भी कहा कि हम इतने, मतलब हमें इस लिस्ट से कोई मतलब ही नहीं है, हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि हमने काम किया है। मैंने पहले कहा कि 200 प्रत्याशी उतरेंगे मैदान में, ये तो सुनिश्चित है, वो उतर जाएंगे ठीक है, और उन आपको प्रत्याशियों के साथ हम काम को कोई लेकर दबाव खड़ा नहीं है, करते किसी तरह का दबाव नहीं है। राजीव तिवारी जी, जी। जब बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज से 3 महीने पहले कहा था कि चुनाव से 2 महीने पहले लिस्ट जारी हो जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर इस लिस्ट से दबाव आएगा? बिल्कुल दबाव आएगा, और आज वहाँ कार्य समिति की बैठक भी चल रही है दिल्ली में, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में कांग्रेस की भी लिस्ट सामने आ जाए। जहाँ तक है, वैसे कांग्रेस वाले मुहूर्त वगैरह बहुत देखते हैं, तो हो सकता है 15 तारीख को आए, लेकिन
अब दबाव बढ़ गया है और राजीव सर, ये मुहूर्त जल्दी से ये सब जल्दी देखिए रवि बीजेपी के चुनाव है। रवि जी आने की प्लीज उनको संभावना है। बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए रवि जी, बीच में मत बोलिए प्लीज। हाँ बोले राजीव जी। पहले दोनों ही पार्टियों की 15 तारीख के आसपास आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन क्योंकि अब बीजेपी की लिस्ट आ गई है आज, तो हो सकता है कि कल सुबह परसों 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस भी अपनी लिस्ट, पहली लिस्ट जो है वो जारी कर देगी। और संभावना ये है कि जो आज भाजपा ने जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं उनकी बजाय कांग्रेस की दूसरी सीटों की लिस्ट आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका कारण क्या है राजीव जी? इसका कारण यही है कि वो अभी एकदम से ये शो नहीं करना चाहेंगे कि जो बीजेपी की लिस्ट आई है हमने उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार देके एक तरीके से उनको फॉलो करने की कोशिश करिए या ये बताने की कोशिश करिए कि हम इनके मुकाबले या इन सीटों की घोषणाओं से डरे नहीं है। जी लेकिन जी जो आएगी अभी आप देखिएगा, उसमें हो सकता है इन सीटों में से 1-2 सीटों के नाम आ जाएं, लेकिन वो सब पूरी अलग लिस्ट आएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जिस तरह की तस्वीर इस वक्त राजस्थान में दिख रही है वो ये कि बीजेपी ने पहल ले ली है लिस्ट जारी करने में। 41 जो नाम आज जारी हुए हैं उसमें काफी कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट भी बीजेपी ने दिया है, जो बीजेपी की नेचर है, बीजेपी की प्रवृत्ति है, बीजेपी की प्रकृति है काम करने की। इसका नतीजों पर क्या परिणाम होगा ये समय के साथ साथ हम वक्त दर वक्त इस पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन आज की तारीख में चुनाव आयोग की हेडलाइन पीछे हो गई, राहुल गांधी की ओबीसी के मुद्दे को उठाने की मांग भी कहीं पीछे छूट गई। बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की चर्चा का विषय वो बन गई और वो स्वाभाविक भी है क्योंकि दंगल इस वक्त जो है, मैदान इस वक्त जो है, बिसात इस वक्त जो है वो राजस्थान की राजनीति में चुनावों की बिक चुकी है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि कैंडिडेट कौन है। 41 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस की लिस्ट पहले जारी होने वाली थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ये दावा भी किया गया था, लेकिन वो इसमें 1-2 दिन में अगर लिस्ट जारी करते हैं अपनी पहली लिस्ट तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश होगी। और उसमें जो राजीव जी का कहना है, आज लिस्ट में जिन जिन लोगों का योगदान होना है लगभग वो सभी लोग आज दिल्ली में बैठक में मौजूद थे। तो 1-2 दिन में दिल्ली से किस तरह की खबर आती है लिस्ट को लेकर ये देखना होगा। बहरहाल आज जिन उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं उनको बधाई, शुभकामनाएं। अब चुनावी मैदान में मेहनत के लिए उनको जुटना होगा। कितनी उनकी तैयारी सफल होती है और कितनों को पस्त उनके विपक्षी, उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो करते हैं, वो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी 2 महीने बड़ा दिलचस्प माहौल राजस्थान की राजनीति में रहने वाला है। 2 महीने में 6 दिन कम, आज 9 तारीख है और 3 तारीख को नतीजे आएंगे दिसंबर के। तो अगले करीब 54 दिन राजस्थान की राजनीति में काफी दिलचस्प माहौल लगातार हर दिन बना रहेगा। और आज जब हम 9 तारीख को बैठे हैं वो 3 तारीख भी आ जाएगी, पता नहीं चलेगा इतनी जल्दी। आप सबका अभी बहुत बात बहुत करेंगे। शुक्रिया। और न्यूज़ 24 पर हर शाम 6 बजे हम आपसे मिलते हैं मरुधरा की बात में, राजनीति के हर रंग के साथ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।